डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। हिंदुस्तान के अन्नदाताओं की हर वो तस्वीर जो खेतों से निकल कर आती है। आज हम हिंदुस्तान के एक ऐसे कोने में पहुंच गए हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि राजस्थान। राजस्थान के अजमेर में है। अजमेर में नदी सेकंड गांव में है। इस गांव के बीच से नदी बहती है, इसलिए दो गांव का नाम है, एक है नदी फर्स्ट और एक है नदी सेकंड। तो नदी सेकंड गांव से आज हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि क्लाइमेट चेंज को लेकर, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर किस तरह से काम हो रहा है। लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसे में हमारे किसानों को नई नई कौन सी फसलें, नई नई कौन सी किस्में उनको इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विज्ञान होगा, हमारे साथ किसान भी होगा, लेकिन बात किसानों से होगी। तो क्या आज का किसान हमारे आज के क्लाइमेट को समझ पा रहा है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, चंद कदमों की दूरी है, इन्हीं खेतों और गलियों से होते हुए किसानों के गांव चलते हैं। अब हम संकर किस्मों से आगे बढ़ रहे हैं। हम ऐसी किस्मों को अपनाने लगे हैं जिनसे न सिर्फ भरपूर उत्पादन मिले बल्कि जलवायु प्रतिरोधी भी हो। ये वे उन्नत बीज हैं जो सूखे, बाढ़, उच्च तापमान और लवणता जैसी विषम मौसमी परिस्थितियों में भी अच्छी उपज देने में सक्षम होती हैं। मौजूदा समय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार परियोजना चला रही है, जिसके तहत जिला स्तर पर संकट और जोखिम का आकलन किया जाता है। अजमेर का एक ऐसा संस्थान जो बीते 25 सालों से बीज एवं मसालों पर काम कर रहा है। करीब 10 बीज मसाला फसलों पर संस्थान 25 से 30 प्रजातियां तैयार कर चुका है, जो पारंपरिक बीजों की तुलना में बढ़िया उत्पादन देने में सक्षम है। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम डॉक्टर विनय भारद्वाज है। मैं राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र अजमेर में पिछले 3 वर्षों से कार्यरत है। ये जो राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र है वो 99 में एस्टेब्लिश हुआ, जो हम लगभग 25 साल की इंसेप्शन का ईयर हमने लास्ट ईयर में बनाया। और इस संस्थान में हम लगभग 22 वैज्ञानिक कार्यरत हैं और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और फाइनेंशियल स्टाफ है। इस संस्थान में जो लगभग 25 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है वो अलग अलग विभिन्न बीजीय मसाला फसलें, 10 बीजीय मसाला फसलों पे कार्य कररत है। उनमें जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी प्रमुख हैं और दूसरी फसलें हैं जैसे अजवाइन, कलौंजी, जिसे हम नाइजेला भी कहते हैं, काला जीरा इत्यादि, वो दूसरी फसलें हैं जिस पे हम कार्य कर रहे हैं। और इन पूरे 25 सालों में आप पाएंगे कि हमने 25 और 26 विभिन्न प्रजातियां इन बीजीय मसालों की हमने बनाई हैं। इन सभी फसलों के लगभग हम 3000 से 4000 टन तक बीज बनाते हैं। फसलों की नई किस्मों के अलावा संस्थान वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहा है। अब तक संस्थान 30 से 40 उत्पाद बना चुका है। इसके अलावा संस्थान 10 बीज फसलों के क्वालिटी सीड्स बनाने का काम भी कर रहा है। इसके अलावा पेस्टिसाइड फ्री कल्टीवेशन की दिशा में संस्थान के क्या प्रयास हैं, आइए जानते हैं। हम लोगों ने लगभग 30 से 40 डिफरेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए हैं। उनमें से उन प्रोडक्ट्स की हम लाइसेंसिंग भी करते हैं। आप पाएंगे कि एक तकनीक है जिसे हम कहते हैं कोल्ड लो टेम्परेचर पे अगर आपको ग्राइंडिंग करनी हो, या जिसे हम लिक्विड नाइट्रोजन पे ग्राइंडिंग कहते हैं, उस पे ग्राइंडिंग करनी हो, तो वो ग्राइंडिंग की पद्धति हमने बनाई, विकसित की और कुछ के एक एंटरप्रेन्योर्स को हमने उसकी लाइसेंसिंग भी दी, जिसमें निताचा सीड और 1-2 और ऐसी कंपनियां हैं जो हमसे अलग अलग इन विधाओं को, इन संभावनाओं को इनसे हमसे ले जाती हैं और अपने इधर इनका कार्य करते हैं। ये संस्थान
सबसे अगर इम्पोर्टेंट कार्य जो कर रहा है वो करता है इन सभी 10 फसलों के सीड स्टैंडर्ड्स को बनाने का कार्य, जो हमने पहले कर दिया है कि इनका सीड अगर स्टैंडर्ड्स कोई अगर सीड बनना है या क्वालिटी सीड बनाना है तो उसके क्या स्पेसिंग होनी होगी, कितना नट मटेरियल होना होगा और उसको क्वालिटी सीड कैसे कहा जा सकता है, उस पर हमने कार्य किया। तो आज हमारी जो चौपाल है वो सजकर संवरकर तैयार हो गई है राजस्थान से, और आपको बता दें कि जिला है अजमेर, गांव है नदी सेकंड। आपने इस गांव का नाम पहले नहीं सुना होगा, लेकिन जब आज बात क्लाइमेट चेंज की हो रही है, जलवायु परिवर्तन को लेकर बात हो रही है कि नई नई किस्में हम इनको क्या परोस रहे हैं, क्या कुछ हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, विज्ञान यहाँ पर कितना काम कर रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्लाइमेट चेंज को लेकर हमारा किसान कितना जागरूक है, जो लगातार सदियों से बाजरे की खेती करने वाला किसान क्या आज हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में जा रहा है या नहीं, इस पर बात करेंगे। तो कृषि विज्ञान से, कृषि विभाग से, तमाम विभाग से अधिकारी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम किसान भाई है। एक बार से जोरदार से तालियां भाई आपके लिए, बहुत स्वागत। तो तालियों की गिड़गिड़ाहट के साथ ही मैं अधिकारी जी से शुरू करूंगी। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा है, राजस्थान में भी धीरे धीरे हम देख रहे हैं, पहले तो हम हिमाचल उत्तराखंड में बात करते थे। इस क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पर क्या कुछ आप दे रहे हो किसानों को? अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ेगा। उसमें मैं किसानों को ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो अगर आपके ऐसी प्रॉब्लम आए वाटर लॉग कंडीशन की, तो आप उसमें खरीफ सीजन में ढेंचा की ग्रीन मैन्योरिंग करें आप, जिससे कि आपकी सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ेगा उसके अंदर, और आपकी जो नेक्स्ट रबी की क्रॉप्स है वो बहुत बढ़िया होगी। और साथ ही साथ ये अगर पानी आपके भरा भी रहा खेत में तब भी बहुत अच्छी फसल हो जाती है ये। तो किसान भाई जहाँ भी पानी भरे उसमें हरी खाद की फसल को ले, ढेंचा की फसल को हरी खाद के रूप में। हाँ, ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमने अधिकारी जी से सवाल लिया, अब किसान से भी जान लेते। तो हमारे बीच बैठे हुए सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम रूपचंद जी कार, ग्राम नदी सेकंड, डूमाड़ा, जिला अजमेर, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। क्लाइमेट जो जलवायु चेंज है तो उसके बारे में बताऊंगा कि जब पहले के टाइम में हम बाजरे की जो खेती करते थे, और जो बाजरे की जो खेती होती थी तो बहुत ही कम उपज होती थी, और कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर तबीजी के जो डॉक्टर हैं उनके जानकारी में हमारी उन्होंने तकनीकी बताई, उन्होंने हमारी मीटिंग में बुलाया हमारे को। तो वहाँ से हम करीब 15 साल 16 साल के लगभग समय जैसे परिवर्तन हुआ, जलवायु क्लाइमेट सूट चेंज हुआ, तो हमने फूलों की खेती करना स्टार्ट किया जी। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो कहने का मतलब हो गया है कि रूप सिंह जी कह रहे हैं कि किसान जागरूक हो गया है, समझदार हो गया है, जो आज की खेती को आगे बढ़ा रहा है। सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार। राम राम राधिका जी। मैं पहले जैविक खेती कर रहा था, लेकिन मैं फिर कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ा तो मेरे को नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताया था, और मैं पिछले 10 साल से नेचुरल फार्मिंग से जुड़ा हूँ। लेकिन जैसे जलवायु परिवर्तन होता तो नेचुरल फार्मिंग पे उसका काफ़ी असर होता है, तो ये मेरे लिए एक समस्या बनी रहती है। तो इसके लिए मुझे क्या, ठीक है, कि जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि इन पे 10 साल से कर रहे हैं और अभी इनको समस्या आ रही, तो समस्या इसमें जैविक जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती में हम किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी एक लिस्ट है। हम रसायन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इसमें। हम पौधे से बनाई हुई चीज़ें उत्पन्न कर इस्तेमाल करते हैं, जिसको वानस्पतिक कीटनाशक या वानस्पतिक दवा बोलते हैं, या हम सूक्ष्म जीवों से बनाते हैं जिसमें फंगस और बैक्टीरिया के द्वारा दवा तैयार करके इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन संदर्भ में मैं आप इनको जानकारी में देना चाहूँगा कि हमारे संस्थान राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र में बायो कंट्रोल लैब है, और हमें ये भी बताना चाहेंगे जो कि ये इस राजस्थान में किसी भी इंस्टीट्यूट में सबसे बड़ा बायो कंट्रोल लैब है, जिसमें हमारे पास सभी चीज़ों का समाधान है। वो चाहे आपके पास कोई ज़मीन में लगने वाली बीमारी हो, या कीट हो, या पौधों पे लगने वाले हो, नेमाटोड हो, माइट्स हो, थ्रिप्स हो, सभी का हम जैविक या प्राकृतिक तरीके से किस तरह से उनका समुचित निदान कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी और प्रोडक्ट हैं जिनको आप ले करके आप इमीडिएटली इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास बायो फर्टिलाइजर्स भी हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम तैयार करते हैं, जिसको खेत में डाल करके जो एक सब्स्टिट्यूट की तरफ है, आपको रसायन नहीं, आप बायो फर्टिलाइज़र दे करके आप ज़मीन में जो उपलब्ध फास्फोरस या नाइट्रोजन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये विधा इस्तेमाल करके
आप नेचुरल फार्मिंग को पुनः अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, समस्या का समाधान भी हमारे विभाग के पास है, लेकिन शर्त इतना ही है कि आप विज्ञान के साथ जुड़कर खेती करें तो आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह बाटी है और मैंने जो क्लाइमेट चेंज किया देखा है मेरे खेत पे, उसके अंदर चने के अंदर उपटा रोग लग गया इस साल, और वो ज़्यादा पानी होने की वजह से। तो उसमें जो यहाँ से ऑर्गेनिक सीड ट्रीटमेंट के लिए ट्राइकोडर्मा हमने लिया, उससे जो ट्रीटमेंट किया वो पौधे जो है और ज़्यादा बढ़वार हो गई, वेजिटेटिव ग्रोथ उनकी ज़्यादा हो गई। तो अब उसके लिए भी हमने सलाह ली है और उनकी जो टिपिंग करके तोड़ करके और वो उनकी बढ़वार रुकवा रहे हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो क्लाइमेट चेंज की आज चर्चा हो रही है, तमाम किसानों से विज्ञान से हम बात कर रहे हैं और भी हमारे बीच किसान भाई हैं, उनसे पूछेंगे। मेरा क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन की स्थिति में मृदा की उर्वरता और जैविक कार्बन को बनाए रखने के लिए कोई सुझाव वैज्ञानिकों द्वारा हमें दीजिए। जी, तो देखिए, क्लाइमेट चेंज की चर्चा हो रही है जहाँ पर हमारे सर जो है बताएंगे। जी सर। देखिए, क्लाइमेट चेंज से दो तरह की चीज़ें हो सकती है, या तो हमारे खेत में पानी भरे और या कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर भी ऑर्गेनिक जो कार्बन होता है वो बहुत तेज़ी से उसका कम होता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में मैं आपको, जैसे पहले मैंने बताया, अगर आपके यहाँ पानी भरने की ज़्यादा समस्या है तो आप ढैंचा की हरी खाद के रूप में उस फसल को लें, जिससे कि आपके जो सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन है वो बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर मान लो आपके टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है सॉइल के अंदर और उससे भी जैविक कार्बन कम होता है, तो उस स्थिति में आप वहाँ मल्च का काम करें, कुछ मल्च के रूप में उसमें यूज़ करें पॉलीथीन वगैरह, जिससे कि उसमें टेम्परेचर बना रहे उसका। और उसके अलावा भी आप उसके अंदर कुछ क्रॉप्स को कर सकते हैं, जिससे कि उसकी जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बेटर रहे। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो लगातार चर्चा क्लाइमेट चेंज और बात राजस्थान से हो रही है, क्या क्या हम नई वैरायटी, नई किस्में इनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्योंकि लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस पे हमारी आज चर्चा हो रही है। जी, मेरा एक ही सवाल है कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर राजस्थान से, कि जो की वैरायटी के अंदर ऐसी कोई वैरायटी आई है शॉर्ट हाइट की जो पानी पिलाने की वजह से नीचे नहीं गिरे। जी, यानी कि आप उसे दोबारा करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन अभी जो आप खेती कर रहे हैं उसमें कितना फायदा? उसमें बहुत फायदा है, क्योंकि जो 25 से 30 रुपए किलो बिकता है, वही हमारी जो मेरीगोल्ड की जो शॉर्ट हाइट वैरायटी है वो 40 से 50 रुपए किलो आराम से बिकती है। और प्लस जलवायु परिवर्तन का, हवा तेज चलने का उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है, वो शॉर्ट हाइट होने की वजह से नीचे नहीं गिरती है। जी, कब से कर रहे हैं ये 10 साल से। 10 साल से। आपको कहाँ, मतलब जानकारी कहाँ से मिलती है कि जलवायु परिवर्तन है, बहुत सारे समय का परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो हमें पुरानी पद्धति को छोड़ना होगा, नई खेती में आना होगा, ये सब किसके सहारे से? ये हम विज्ञान के सहारे से। तो आप मानते हैं कि हमें आज की खेती को विज्ञान वाली खेती बनाना पड़ेगा? बिल्कुल। ठीक है, बैठिए, तो विज्ञान वाली खेती से विज्ञान से ही पूछ लेते हैं। किसान का जो सवाल है उसके पीछे अगर हम जाएं तो जलवायु परिवर्तन उसका एक विषय आ जाता है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं जौ की खेती करता था और अब फूलों की खेती कर रहा हूँ, मेरी जो जानकारी है उसके अंतर्गत अभी 3 साल से बारिश बहुत तेज़ हो रही है और इस क्षेत्र के अंदर जल भराव का ज़्यादा समस्या आ रही है। और उसके अंदर ये होता है, जब जल भराव होता है तो सॉल्ट नीचे से ऊपर आ जाते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र भी बार बार यही सुझाव दे रहा है कि जहाँ सॉल्ट की समस्या है, जहाँ क्षारीय भूमि है, वहाँ जौ की खेती करना उचित है। और इसके अंतर्गत कुछ ऐसी किस्में हैं जिसके अंदर हम कहते हैं वो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, जो हमारे जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको वो सहनशील है। तो उसके अंदर हम जैसे RD 2035 हो गई या RD 2592 इस क्षेत्र के लिए 2 उपयुक्त किस्में हैं। इसके साथ साथ अगर किसान उसके अंदर नाइट्रोजन यानी कि नत्रजन की मात्रा को कम काम में ले, वो एक उपाय उसके लिए हो सकता है। और साथ में ही जैसे हीट वेव्स आती हैं, अभी जैसे फरवरी का समय आएगा, एकदम अगर हम देखें पूरे वर्ष को टुकड़े में, तो फसल जब लगाते हैं तो उस टाइम टेम्परेचर हमें अक्टूबर के अंदर हमें टेम्परेचर कम चाहिए, फिर जो है उसके पश्चात जो है टेम्परेचर डाउन होता जाता है। तो फसल का जो
दिवस होते हैं, पकने के दिवस, वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अब ऐसा पाया जा रहा है कि फरवरी के अंदर एकदम टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसको रोकने के लिए हम एक तो कम दिनों की फसलें काम में ले सकते हैं, कम दिनों जो पकने वाली वैरायटी है उनको काम में लें। साथ ही उसके अंदर हम थाई यूरिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि जो एकदम तेज़ हवाएं चलेंगी, गर्म हवाएं, उनसे फसल को बचाया जा सके और उसका 15 से 20 दिन का जो पीरियड है पकाव का वो बढ़ जाए। तो अगर ये जौ की खेती करना चाहते हैं तो जौ की खेती के अंदर इन्हें हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि हमें जो है 2-3 किस्में हैं जो मैंने बताई है, उन्हीं का उपयोग करें। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज की चौपाल चर्चा राजस्थान के अजमेर से चल रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज पर किसानों का क्या विचार है, किसान किस तरह से अपने आप को क्लाइमेट चेंज की तरफ लेकर जा रहा है। जी नमस्कार राधिका जी। जी, मेरा नाम लक्ष्मण कार है, नदी सेकंड डुमाड़ा, जिला अजमेर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। नदी सेकंड आपका गांव है? नदी सेकंड हमारा गांव है। तो नदी फर्स्ट भी गांव होगा फिर? नदी फर्स्ट भी गांव है, 2 गांव है। नदी सेकंड गांव क्यों रखा? मतलब यहाँ आसपास कहीं रिवर, नदी ऐसा कुछ? जैसे अजमेर जिले में एक साबरमती नदी है जो नदी फर्स्ट और नदी सेकंड दोनों के बीच से गुजरती है। अच्छा, ठीक है। ये तो आप बताइए, क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, जलवायु परिवर्तन की हम बात करें, तो किस तरह से हमारा युवा इसे समझ पा रहा है? क्या आपका किसान जलवायु परिवर्तन को समझ पा रहा है? जलवायु परिवर्तन के कारण हम पहले बाजरे की खेती करते थे, हम जलवायु परिवर्तन के कारण फिर हम फूलों की खेती पर आए। उसकी वजह से हमने अलग अलग वैरायटियों का चयन किया, अलग अलग नर्सरी, अलग अलग पौधों का हम खुद ही डेवलपमेंट करके खुद ने ही उत्पादन किया, ताकि हम अलग अलग वैरायटियों को अपने खुद के फार्म पे लगा सकते हैं। और जिसकी वजह से फूलों की वैरायटी के अंदर एक क्राइसैंथेमम वैरायटी है जिसके अंदर फूल में थ्रिप्स का ज़्यादा अटैक होता है और उसका अटैक होने के बाद में उससे कंट्रोल होना बेकाबू है। जी, यस मैम। तो इसकी वजह से हम कृषि अधिकारी से हम बातचीत करना चाहते हैं कि उसके बारे में हमें सलाह दें। ठीक है। जो किसान भाई का सवाल था कि इनके जो क्राइसैंथेमम है उसमें थ्रिप्स की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि इस कीट की जो शिशु और वयस्क अवस्था, जो निम्फ और अडल्ट है, वो फूलों के रस को चूसकर नुकसान पहुँचाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए ये है कि इसका जो प्रकोप है वो तापक्रम बढ़ने के साथ में पॉजिटिवली कोरिलेट रहता है। तो किसान भाई मौसम के पूर्वानुमानों का ध्यान रखें और यदि तापक्रम में बढ़ोतरी हो तो उस समय इसके मैनेजमेंट की तरफ जाए। तो इसके मैनेजमेंट के लिए यदि हम पहले रासायनिक कीटनाशकों को यूज में नहीं लेकर जो जैविक कीटनाशी है, जैसे कि नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट, उसके 5% यानी कि 50 ml जो NSK है उसको 1 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें, या नीम ऑयल 2% का छिड़काव कर सकते हैं। बैठिए। तो चौपाल चर्चा का सीधा मतलब ये हो जाता है कि आपके ढेर सारे सवालों के जवाब भी सीधा विज्ञान से मिल जाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, मैं गोपाल कहार, ग्राम नदी सेकंड, जिला अजमेर का रहने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पे बड़े पैमाने पे फूलों की खेती करते हैं, लेकिन फूलों की खेती में भी हमारे को एक छोटी सी और सुविधा मिल जाएगी, कुछ दिनों के लिए भंडारण व्यवस्था फूलों की। कभी कभी क्या होता है कि हमारा मार्केट वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो मार्केट वैल्यू कम होती है। उस टाइम अगर हमारे को थोड़ा भंडारण क्षमता और अगर मिल जाए
तो उसके लिए हमारे को सजेशन चाहिए था। ठीक है, एक तो ये मांग हो गई है, लेकिन अब आप गुरुजी हैं तो मुझे ये बताइए कि आज के समय के साथ बदलाव अगर हमारा किसान करता है तो किसान किसी समस्याओं से मार नहीं खाएगा? जी देखिए, अगर किसान को अगर जो ये जलवायु परिवर्तन का चैलेंज है उसको सहन करते हुए या उसके प्रति अगर वो सजग रहता है तो किसान कभी भी चोट नहीं खाएगा। जी ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी राधिका जी, मेरा नाम ओम प्रकाश कार, नदी सेकंड डुमाड़ा, जिला अजमेर, राजस्थान। कि हमारे जलवायु परिवर्तन में एक जैसे हमारे धान की वैरायटी गेहूँ है, तो वो उसके बारे में हम वैज्ञानिकों से ये पूछना चाहते हैं कि भाई ऐसी कोई सी नई वैरायटी होए जो जैसे पहले आती थी तो पहले गिरने की संभावनाएं रहती थी, तो अब कोई ऐसी वैरायटी के बारे में सजेस्ट दे हमारे को कि वैज्ञानिकों से हम ये पूछना चाहते हैं भाई ऐसी कोई नई वैरायटी बताई जाए हमारे को। ठीक है। नमस्कार राधिका जी, जैसा कि किसान ने पूछा है कि गेहूं की कुछ किस्में इनको चाहिए जो कि अपने जलवायु परिवर्तन में सहनशील हों। इसके अंदर अगर हम बात करें तो राज 4037 एक किस्म है जो हमारे यहीं से विकसित है, दुर्गापुरा जयपुर से, और दूसरी अपनी करनाल से विकसित है जो DBW 222 है, और एक करण वरुणा है, करण नरेंद्र करण है। तो इनका उपयोग ये कर सकते हैं, और साथ में जितनी भी अभी गेहूं की किस्में आ रही हैं वो शॉर्ट वाली हैं, क्योंकि जो हाइट वाली किस्में थी उनका धीरे धीरे किसानों ने जो है उनको दूर कर दिया। उसका मुख्य उद्देश्य ये होता था कि हम गेहूं के साथ साथ चारे का भी काम में ले सकें। तो अभी इस क्षेत्र के किसान जो हैं ज़्यादातर ये ऐसी फसलें काम में ले रहे हैं जो शॉर्ट हाइट वाली है। हाँ, ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। मेरा सर से एक और सवाल रह गया है कि जो हमारी गुलदावरी की जो फसल है क्राइसैंथियम की, उसके अंदर एक ब्लाइट का रोग ज़्यादा आता है, तो उससे 5 दिन के अंदर वो ब्लाइट आके और पूरा पौधा ऊपर से नीचे तक ब्लैक होके खत्म हो जाता है। ठीक है। जैसा कि किसान भाई ने बताया कि झुलसा रोग के कारण, जिसको अपन अंग्रेजी भाषा में ब्लाइट कहते हैं, एक सामान्य बीमारी है जो अधिक नमी और 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिक आती है। इसके लिए मैं इनको सलाह देना चाहूँगा कि रोग की शुरुआती अवस्था में ही टेबुकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल कवकनाशी है, ये नए कवकनाशी है, तो इनकी 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करे। साथ ही रोग का प्रकोप अगर ज़्यादा दिखाई देता है तो 10 से 15 दिन बाद इन दवाओं का पुनः छिड़काव करे। अगर ये दवा नहीं मिलती है तो इसके अलावा आप क्लोरोथेलोनिल आती है एक, उसकी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। राधिका जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये जलवायु परिवर्तन हुआ है, इससे क्या होता है कि अपने 3 चीज़ होती है कोई भी रोग या बीमारी का प्रकोप होने के लिए। उसमें देखो, एक तो क्लाइमेट होता है, एक होता है होस्ट परपोसी, और एक होता है इंसेक्ट या पैथोजन। जब ये तीनों चीज़ एक साथ मिलती है तभी डिजीज और इंसेक्ट का प्रकोप होता है। इसको अपन डिजीज ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। रवि, आप युवा हैं, अगर हम राजस्थान के अजमेर की बात करें, हमारा युवा जो है खेती बाड़ी में आ रहा है या फिर जॉब की तरफ भाग रहा है, क्या कुछ करता है वो? मैम एक्चुअली जो नौकरी है अभी बहुत हार्ड हो गया नौकरी लगना, तो मैं मेरे जैसे बेरोजगार युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप खेती करिए, या फिर मेरे जैसे अभी मैंने ट्रेनिंग करी कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर से, और अभी मैंने खाद बीज का अपना नया स्टार्टअप किया है। और हाँ, और मैं खुद इस बिजनेस में नया जुड़ा हूँ और इसको बढ़ाऊँगा अच्छे से, और मैं खुद चाहता हूँ कि लोगों को बिजनेस दूँ और मतलब खुद यानी कि नौकरी देने वाले बने। जी मैडम, जी ना कि नौकरी मांगने वाले। नहीं जी, बिल्कुल। ठीक है, बैठिए। तो युवाओं का हौसला बुलंद है। यंग युवा ये समझ गए हैं कि नौकरी के पीछे भागेंगे तो नौकरी एक आदमी का एक घर एक परिवार चला पाएगा। अगर हमने इसी खेती को बिजनेस बना लिया तो हम रोजगार देने वाले बन सकते हैं। वाकई में राजस्थान बदल रहा है, अजमेर का किसान बदल रहा है। जहाँ लाखों हजारों किसान बाजरे की खेती करता था वो आज फूलों की खेती कर रहा है। वो आज किसान यहाँ पर आंवले की खेती कर रहा है, बाग लगा रहा है, फल लगा रहा है, सब्जियां लगा रहा है। किसान समझ गया है कि आमदनी को बढ़ाना है तो हमें खुद को भी आगे बढ़ाना होगा, विज्ञान का हाथ थामना होगा, और विज्ञान किसानों की लगातार मदद कर रही है। तो चलिए, वक्त हो गया है, हम आपसे इजाजत लें, लेकिन इस कार्यक्रम को आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।